बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। दोपहर 1 बजे सीएम आवास दून पहुंचेंगे धामी। काशीपुर में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय की प्रेस वार्ता। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। आपकी सरकार आते ही बेरोजगारी समस्या का समाधान होगा। विकासनगर में खरीगाई में समाई कार हादसे में 3 की मौत। हरिपुर कोटी मार्ग पर हुआ हादसा। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। आईआईटी रुड़की समेत उत्तराखंड में मिले 2127 कोरोना पॉजिटिव, 1 की मौत। लक्सर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस सख्त। पुलिस ने बाणगंगा में की छापेमारी। 40 लीटर कच्ची शराब व उपकरण किए बरामद। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्नान किया रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबरें उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। देहरादून में से खबर है जहां आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास दून पहुंचेंगे सीएम धामी। आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे एनजे पोर्टिको होटल। पत्रकार वार्ता को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। 4:15 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुछ ही देर में पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे एनजे पोर्टिको होटल। पत्रकार वार्ता को मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित। 4:15 बजे मुख्यमंत्री आवास देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दानिश अली जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से वर्चुअल संवाद जब इसी ने रोक लगाई थी कि रैलियां नहीं करनी है, उसके बाद वर्चुअल संवाद हुआ और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। किस तरह के कवायदे और किस तरह की बातें होंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और तमाम जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति है उसको भी तैयार करने का काम करें। हालांकि कोरोना के चलते जो आचार संहिता और चुनाव के चलते आचार संहिता लगाई गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सतर्कता बीजेपी बरतेगी और तमाम तरह से जो वर्चुअल माध्यम से जो तमाम तरह की रैलियां जो आदेश चुनाव आयोग की तरफ से किए गए उसके ऊपर भी मंथन करेगी किस तरह का आगे रोड मैप होने वाला है, क्योंकि एक अहम चुनाव है बीजेपी के लिए। क्योंकि जो 60 पार का नारा बीजेपी ने दिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं चर्चा करेंगे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ। तो एक रणनीति बनाने का काम मुख्यमंत्री फिलहाल जो बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और तमाम जो पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री 1 बजे के करीब लगभग जो वो सीएम आवास पहुंचेंगे और शासकीय कार्य निपटाएंगे। उसके बाद 3 बजे अहम जो पीसी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो उसमें ये अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो 5 साल का जो पार्टी का लेखा जोखा है उन्होंने अभी बीते दिनों भी एक प्रेस वार्ता की, उसमें भी तमाम जो पार्टी का लेखा जोखा उन्होंने बताया। और वहीं ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहीं ना कहीं इसी तरह की जो पार्टी के 5 साल के जो लेखा जोखा है वो बता सकते हैं। साथ ही जो विपक्ष जो उन पर वार कर रहा है, जो लगातार कह रहा है कि जो बैकडोर से नियुक्तियां की गई हैं, बैकडोर से मतलब नियुक्तियां कर अपने लोगों को बिठाने का काम किया गया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साफ कर सकते हैं कि क्या जो ये नियुक्तियां हुई किस तरह से हुई हैं और क्यों हुई हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं। और अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता में बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब अभी ये 3 बजे के करीब होनी है, ये एक निजी होटल में होनी है, तो उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जाने हैं। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय में, उसके बाद अगर बात करें प्रेस वार्ता के बाद तो वो सीधे तौर पर अपने आवास पहुंचेंगे और आवास में शासकीय कार्य को निपटाएंगे। जी
दानिश मुझे ये बताइए कि आज जो बैठक है, अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं सीएम धामी, क्या इसमें टिकटों को लेकर भी मंथन हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि टिकटॉक को लेके और घोषणा पत्र अभी मुख्य भाजपा का अभी जारी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सभी विधानसभाओं 70 की 70 विधानसभाओं से उन्होंने जो सुझाव पेटिका भेजी थी, जो एलईडी रथ के माध्यम से सुझाव पेटिका उन्होंने प्रचार के माध्यम से उन्होंने भेजी थी, सभी 70 की 70 विधानसभाओं से कलेक्ट होनी है। और जो अभी 12, 13, 15 तक का 15 तारीख जनवरी तक का टाइम जो सभी जगहों पर दिया गया था कि 15 तारीख से पहले हो वो सभी पेटिका जैसा कि दानिश से सही कहा आपने कि आज टिकटों को लेकर भी मंथन हो सकता है और सबसे अहम बैठक है जहां पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। शुक्रिया दानिश इस जानकारी के लिए। जिस तरह से आज आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं जहां मंथन किया जाएगा टिकटों को लेकर भी और कार्यकाल को लेकर भी। जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है उनके साथ बैठक की जाएगी। खबर दिल्ली से है जहां टिहरी के लिए रवाना हुए मनीष सिसोदिया। टिहरी में आज 12 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। आपको बता दें, डोर टू डोर अभियान में लेंगे हिस्सा। आज टिहरी और हरिद्वार में रहेंगे मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार ताबड़तोड़ ये जनसंपर्क अभियान है। टिहरी के लिए रवाना हुए मनीष सिसोदिया। टिहरी में आज 12 बजे पहुंचेंगे और डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लेंगे। आज टिहरी और हरिद्वार में रहेंगे मनीष सिसोदिया। टिहरी के लिए रवाना हुए मनीष सिसोदिया, जहां आज जनसंपर्क अभियान में डोर टू डोर लोगों के पास पहुंचेंगे। इसके साथ ही 12 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। इलेक्शन कमीशन और कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए डोर टू डोर लोग पहुंचेंगे और जनसंपर्क अभियान करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से बीजेपी ने कल जनसंपर्क अभियान चलाया था डोर टू डोर, उसके बाद आपके जो डिप्टी सीएम है वो टिहरी पहुंच रहे हैं और वहां डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए देहरादून पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम और टिहरी में आज न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बल्कि वहां के कई गांवों में डोर टू डोर कैंपेन जो है वो मनीष सिसोदिया द्वारा किया जाएगा। और ये 2 दिवसीय दौरा है। खास तौर पे अगर कल की हम बात करें तो कल जो है वो रुद्रपुर में रहेंगे और रुद्रपुर में भी जो रुद्रपुर के तमाम जगह है, खासतौर पे किच्छा जहां से बीजेपी के विधायक है राजेश शुक्ला, वहां से और तमाम जगह जो है डोर टू डोर कैंपेन और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सिर्फ वर्चुअल रैली होगी या डोर टू डोर कैंपेन होगा जिसमें 5 लोग मौजूद होंगे। और यही बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम सांसदों और मंत्रियों को उत्तराखंड के प्रोजेक्ट पे, उत्तराखंड के दौरे पे लगा दिया है और वही सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी देहरादून पहुंच चुके हैं और लगातार उनकी सभाएं और कैंपेन 2 दिन आज और कल जारी रहेगा। जी जैसा कि अमित, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे। उसके बाद मनीष सिसोदिया भी उत्तराखंड दौरे पर है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आगामी चुनाव से पहले ये दोनों पार्टियां सक्रिय है, लेकिन ये जो एजेंडा है, अगर हम बात करें डोर टू डोर की, तो इस कैंपेन को किसमें और कितनी सफलता मिलने वाली है? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन जो है एक अच्छा विकल्प माना जाता है। पहले भी तमाम जो पार्टियां हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करती रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की डोर टू डोर कैंपेन जो है वो इतना आसान नहीं होता है, काफी वक्त लगता है। और ऐसे में बड़े प्रदेश है जो या बड़े जो विधानसभाएं हैं वहां पे कार्यकर्ता ही डोर टू डोर कैंपेन कर सकते। कोई बड़े नेता है वो बहुत ज्यादा डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर सकते और यही वजह है कि बड़े नेताओं की इस तरह से रैलियां होती है और छोटे कार्यकर्ता जो होते हैं उन्हें डोर टू डोर कैंपेन में लगाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर पहले से ही चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की है तो ये बड़ी वजह है कि रैलियों पे रोक है, जो पद यात्रा उस पर रोक है। अब इसके बाद सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, या तो आप वर्चुअल रैली करें या डोर टू डोर कैंपेन की बात। तो डोर टू डोर कैंपेन में लोगों को भी लगता है, पार्टियों को भी लगता है कि अपनी बात जो है वो लोगों के सामने अच्छी तरह से रख सकते हैं। और दिल्ली में खासकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सरकार चलाई, जो फैसिलिटीज दिल्ली के लोगों को दी है,
जिस तरह दिल्ली में बहुमत मिला है, और यही आम आदमी पार्टी के पास में एक बड़ा विकल्प है, जो उदाहरण के रूप में तमाम प्रदेशों में न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि डिप्टी सीएम और पूरी सरकार लगातार उसे पेश कर रही है और लोगों को कह रही है कि दिल्ली की तरह ही शासन अगर उनकी सरकार आती है तो उन प्रदेशों में भी मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर हम बात करें डोर टू डोर की जो है कैंपेन है वो कहीं न कहीं जनता से सीधे मिलने का है। शुक्रिया अमित, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपको बता दें दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर है। खबर लक्सर से है, जहां अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस सख्त हुई है। लक्सर पुलिस ने बाणगंगा में की है छापेमारी। 40 लीटर कच्ची शराब व उपकरण बरामद हुए हैं। आपको बता दें मौके पर हजारों लीटर लहन किया गया नष्ट। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस सख्त। सीधे रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आपको बता दें आज महत्वपूर्ण बैठक है, बीजेपी की मंथन है टिकटों को लेकर। जिस तरह से कल सियासी घमासान मचा हुआ था, उसके बाद आज बैठक है और देखते हैं आज बैठक में किस तरह के निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। विकासनगर से खबर है, जहां गहरी खाई में समाई कार। हादसे में 3 की मौत हुई है। 2 व्यक्तियों ने मौके पर दम तोड़ दिया है। हादसे में घायल महिला के उपचार के लिए दौरान मौत हो गई है। गहरी खाई में कार गिरने से मौत। स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुटी है। हरिपुर कोटी मार्ग पर हुआ है हादसा। कालसी तहसील क्षेत्र की घटना है। आपको बता दें हादसे में घायल महिला की मौत हो गई है। गहरी खाई में समाई कार। स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुटी है। हरिपुर कोटी मार्ग पर हुआ है हादसा। कालसी तहसील क्षेत्र की घटना। गहरी खाई में समाई कार। हादसे में 3 की मौत। 2 व्यक्तियों ने मौके पर तोड़ा है दम। और साथ में अगर बताना चाहेंगे आपको, इलाज के दौरान हादसे में जो महिला घायल थी उसकी मौत हो गई। कोरोना की तीसरी लहर के खतरों को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर केसी पंत के अनुसार ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें लोगों की सहभागिता भी जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और बच्चों के लिए भी जरूरी बेड व अलग से वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी लोगों को भी थोड़ी जागरूक होना पड़ेगा। बेवजह भीड़ न लगाएं, क्योंकि यह तीसरी लहर कब विकराल रूप ले रहा कुछ पता नहीं चल पाता है। इसलिए कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जब तक लोग खुद जागरूक बनकर इसे बचाव के रास्तों को नहीं अपनाते, तब तक यह काबू आने वाला नहीं है। देखिए, कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं पिछले 10 दिन में। ये कम से कम 10 गुना हमारे देश में, स्टेट में और हमारे जिले में ये इनकी संख्या बढ़ रही है, और जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा है प्रशासनिक स्तर पर भी, और जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ने की जरूरत पड़ गई है। प्रशासनिक स्तर पर जैसे कि धारा 144 लगा दी गई है, और जिसमें 5 लोग से ज्यादा एक स्थान पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वहाँ थोड़ा ओपीडी का टाइम कंटेन कर दिया गया है। शुरू देखिए, हम लोग के यहाँ वैक्सीनेशन बिल्कुल हमारे अपने अस्पताल में भी और सरकार की तरफ से बहुत सारे सेंटर्स पर वैक्सीनेशन जारी है। अभी हम देखें तो 15 से 18 साल के बच्चों का भी शुरू हो चुका है, और बाकी सभी का तो काफी दिनों से चल रहा है। तो अगर हम देखें तो सेकेंड वैक्सीन की डोज भी कुछ लोगों की रह गई है, तो मेरी सभी से अपील है कि वो दूसरी डोज, और जिसका बूस्टर डोज का नंबर आ चुका है वो बूस्टर डोज जरूर से लगवाएं।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी मात्रा में 148 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जनपद की पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इसी को लेकर चिन्यासिल सौर तहसील के अंतर्गत देवीशोर पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पिकअप बोलेरो वाहन से 148 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय कार्यकर्ताओं में जोश भरने और अपनी पार्टी की विचारधारा से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराने के लिए काशीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड की जनता अब एक तीसरे विकल्प की तलाश में है, जिसके लिए जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनता से जो भी वादे किए थे वो पूरे किए गए हैं। इसी तरह से उत्तराखंड में भी जो भी घोषणाएं पार्टी द्वारा किए गए हैं वो पूरे होंगे। गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा पलायन को रोकना था, लेकिन आज तक किसी सरकार ने पलायन रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि आपकी सरकार आते ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना आप सरकार की प्राथमिकता में होगा, जिससे पहाड़ों में पलायन को रोका जा सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त करना होगा, उनकी प्राथमिकताओं में शुमार है। लोगों की चाहत है, उत्तराखंड के लोगों की तलाश थी ऐसी पार्टी की जो काम करे, क्योंकि अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद बने हैं, और जनता खुद बढ़ चढ़ करके इस परिवर्तन का जो है अगुवा बनने जा रही है। जहां पांचालेश्वर मंदिर के बगीचे से रात को पेड़ काटने का मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी ने पेड़ काटने का विरोध किया, साथ ही पुजारी को शिकायत करने पर उनके साथ किसी भी घटना को अंजाम देने की बात कहकर दबंग ग्रामीण फरार हो गए। पुजारी ने एसडीएम से मामले की शिकायत की है। वहीं एसडीएम वैभव गुप्ता ने हल्का लेखपाल का जांच के लिए मौके पर भेजा है। मामला संज्ञान में आया है, संबंधित लेखपाल से बात हुई है, उनको मौके पर भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उनको मौके पर जाएंगे। उसके बाद जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उनको एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि मामले में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर रुद्रपुर से है, जहां जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने संयुक्त रूप से शहर के डीडी चौक से शुरू कर आवास विकास रिंग से होते हुए नैनीताल हाईवे होते हुए शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना होगा। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी प्रकार की अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जनपद के अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च किया जाएगा। आज रुद्रपुर के अंदर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर जी। सर, आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, किस चीज में निकाला जा रहा है? जनपद में एक तो जितने भी मताधिकार का प्रयोग करने वाले जो सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनसे आह्वान करने के लिए कि भाई आप निर्भीक होकर के अपना मताधिकार का प्रयोग करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि जनपद में कोई भी किसी भी घटना को लेकर के अनावश्यक कोई अफवाह न फैलाएं, अफवाह पर विश्वास न करें। जनपद के अंदर सामान्य कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का जो भी प्रयास करेगा उनके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग गुंडा एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरीके से कल देखा जा रहा, कुछ लोगों ने सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी, तो कुछ लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। कितने लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई? 100 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई करी गई है। उसमें 8 लोगों का जो है जिला बदर की कार्रवाई का आदेश हो गया है और आने वाले समय में हमारे जो सक्षम न्यायालय हैं वहाँ उनके माध्यम से लगभग सब लोगों का जो है जिला बदर की कार्रवाई आने वाले 10-15 दिन हो जाएंगे।
ये हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर जी। इनका एक साफ तौर पे कहना है जो भी लोग यहाँ पे अवैध गुंडे फैलाने की कोशिश करेगा उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी और लगभग 100 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई है। अपने सहयोगी वसीम के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़ रुद्रपुर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मकर संक्रांति पर कोरोना की मार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो, जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मकर संक्रांति पर कोरोना की मार में। आपको बता दें, साल के पहले पड़ने वाले स्नान मकर संक्रांति को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूर्ण रूप से जिला प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया है। मकर संक्रांति स्नान रद्द होते ही श्रद्धालुओं के हाथ मायूसी लगी। जो पर्व है मकर संक्रांति स्नान पर भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार, हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर स्नान करने पहुंचते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस बार श्रद्धालु मकर संक्रांति स्नान पर हड़की पौड़ी पहुंचा आस्था की डुबकी लगाने से वंचित रहेंगे। जो अधिसूचना या निर्देश जारी किया गया है, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सूर्य के उत्तरायण की जो गति है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार और भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। उसी को देखते हुए जिला अधिकारी हरिद्वार के द्वारा जो अधिसूचना या निर्देश जारी किया गया है, जनता को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और मनुष्य के लिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं। तो जो भी श्रद्धालु हैं अपने घर में ही गंगा जल उपलब्ध रहता है सबके यहाँ, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जल में आप स्नान करें और अत्यधिक मात्रा में जो एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये महामारी ऐसी है जो संपूर्ण विश्व इससे परेशान है। और भारत की क्योंकि जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है और धार्मिक और सामाजिक जो पर्व हैं उसमें प्रतिबंध की जो अवस्थाएं सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। जैसा कि आप कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रद्द किया गया है स्नान। मकर संक्रांति को जो स्नान लोग करते हैं, पहुंचते हैं हड़की पौड़ी पर, वहां जिला प्रशासन ने पूर्णतः रोक लगा दिया। मकर संक्रांति पर स्नान पर रोक लगाया गया है। कोरोना को देखते हुए इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह सूचना है कि इस बार मकर संक्रांति पर हड़की पौड़ी में स्नान नहीं किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इस तरह के फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए लोकायुक्त का मुद्दा एक चुनावी हथियार से कम नहीं है, क्योंकि इस मुद्दा पिछले 8 सालों से अटका पड़ा है। साल 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी और लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2011 को लेकर आए थे, जिसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस ने एक्ट में परिवर्तन कर नया एक्ट तैयार किया। लेकिन कांग्रेस भी 5 साल तक अपना एक्ट लागू नहीं कर पाई। वहीं साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह वादा किया था कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और 100 दिन में लोकायुक्त बनाएगी। लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2017 में 100 दिन में लोकायुक्त बनाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार 5 साल में भी इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है। न सिर्फ भाजपा सरकार इसमें विफल रही, बल्कि कांग्रेस भी लोकायुक्त के प्रति ढुलमुल हो रही है। खंडूरी सरकार से धामी सरकार तक पिछले 8 सालों में कोई भी सरकार लोकायुक्त के वादे को पूरा नहीं कर पाई है। सरकार विधानसभा में विधेयक लाई थी, सदन में विपक्ष ने बिल का समर्थन किया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया गया।
तब से लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है और इस बीच विधानसभा के तमाम सत्र आए और चले गए, लेकिन विधेयक प्रवर समिति के सदन पटल पर पेश नहीं हो सका। लोकायुक्त एक कोरा धोखा है, भाजपा शासन द्वारा किया गया एक ड्रामा है, जिसका कोई हिसाब किताब भाजपा देने को तैयार नहीं है, सवालों से भागती है। लोकायुक्त खंडूरी जी जब लाए थे लास्ट में, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का ड्रामा करने के लिए लाए थे। वो बिना ब्रेक बिना टायर के एक गाड़ी थी जो अपने आप ही किसी मुद्दे पे चल रही थी। उसके बाद अभी 2017 पे जब ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने लोकायुक्त बनाया और लोकायुक्त का बिल लाए और लाने के बाद तुरंत प्रवर समिति को भेज दिया और कहा 100 दिन में प्रवर समिति रिपोर्ट देगी। कितने 100 दिन बीत गए हैं इन 5 वर्षों में, ये आप खुद हिसाब लगा लें। प्रीतम सिंह जी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बकायदा सदन में कई बार इस बात को उठाया है कि लोकायुक्त पे सरकार गंभीर नहीं है। हरीश रावत जी, किशोर उपाध्याय जी, गणेश गोदिया जी, तमाम लोगों ने इस विषय को उठाया है, मगर सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने में और अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। युवाओं की बेरोजगारी हो, महिलाओं की दिक्कत हो, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रॉब्लम हो, लोकायुक्त हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे पब्लिक इनसे परेशान है। तो ये भाजपा इस समय इनके पास शक्ल दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये लोकायुक्त पे बोलेंगे क्या? वही कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा के पटल पर बार बार लोकायुक्त का मुद्दा रखा, लेकिन इस पर भाजपा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब इसी मुद्दे के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी। वही भाजपा का कहना है कि सरकार के गठन के दिन से ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से काम किया है। 5 साल में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और ये हमारा संकल्प है कि हमारा मत है कि ऐसी सरकार चलनी चाहिए कि लोकायुक्त की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, निश्चित तौर पर जब कांग्रेस का शासनकाल था, भ्रष्टाचार चरम पर था और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि इस भ्रष्टाचार के लिए लोकायुक्त होना जरूरी है। और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो एक भी भ्रष्टाचार का दाग भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, इसलिए निश्चित तौर पर लोकायुक्त की जरूरत थी और हमने कहा भी था। लेकिन वो किस संदर्भ में कहा था, इस चीज को उत्तराखंड की जनता जानती है। क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे जो है वो भर्ती घोटाले रहे हों, चाहे खनन के घोटाले हों, चाहे शराब घोटाले हों, उन सब को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लोकायुक्त जरूरी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इन सब पर विराम लगा और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और कांग्रेस ने केवल और केवल घोटाले किए। तो 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता अपना आशीर्वाद देने जा रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी भले ही अन्य मुद्दों को लेकर जनता की कसौटी पर खरी उतरी हो, लेकिन लोकायुक्त के मामले में उसके खाते में नाकामी आई है, जिसे अब वो भुनाने में लगी है। आज लोकायुक्त का मसला बीसी खंडूरी जी के समय से चलते चलते 2022 तक आकर उत्तराखंड की जनता सवाल पूछ रही है कि कब होगा। कांग्रेस आज जब 2022 के इलेक्शन है तब मुखर हो रही है। आज तक कांग्रेस को नहीं दिखाई दिया कि लोकायुक्त नहीं हो रहा, तो आप मुख्य पार्टी विपक्ष पार्टी थी, आपने नहीं उठाया इस मुद्दे को। और भाजपा तब से लेकर 2 बार राज कर चुकी है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को गुमराह करते करते 2022 आ गया। लोकायुक्त कब आएगा, कब लोकायुक्त में आप काम करेंगे? आप कितना ज्यादा मुखर हो रहे थे कि लोकायुक्त के लिए चिल्ला चिल्ला के पूरी उत्तराखंड की जनता को आपने सराबोर किया हुआ था, लेकिन आपने अब भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और आपकी क्या मंशा हो सकती है? क्या आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लोकायुक्त नहीं लाना चाहते? सत्ता आपके पास, आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, लेकिन आपसे लोकायुक्त नहीं हो पा रहा है। आप उस बिल को आप पास ही नहीं करना चाहते, आप लाना नहीं चाहते हैं। तो मंशा क्या है? उत्तराखंड की जनता के साथ कब तक छल चलेगा? ये उत्तराखंड की जनता 2022 के इलेक्शन में पूछ रही है आपसे, जवाब दीजिए। भले ही पिछले 8 साल से उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन अधर में लटका है, लेकिन लोकायुक्त के दफ्तर के रखरखाव में हर साल करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 2013 से अब तक 13 करोड़ रुपए से ज्यादा लोकायुक्त कार्यालय के स्टाफ के लिए खर्च किया जा चुका है। अब भी लोकायुक्त का पद खाली है। वही चुनावी माहौल में अब कांग्रेस इसी चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।
फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही, मिलते हैं महायूपी में।